गुड मॉर्निंग बच्चों आज आप पढ़ेंगे अपना चौथा चैप्टर उपनिवेशवाद तथा समाज में बदलाव। तो देखिए, पहले आप अपने पाठ को समझ लीजिए बच्चों। उपनिवेशवाद, इसका अर्थ क्या होता है? तो बच्चों, उपनिवेशवाद का अर्थ होता है एक नीति, शासन करने की चाल। एक नीति को कहा जाता है उपनिवेशवाद, जिस नीति के तहत हम शासन करते हैं। नीति या शासन करने की एक चाल। समाज, जिसे आप अंग्रेजी में सोसाइटी कहते हैं। समाज तो आप समझ रहे हैं, बदलाव यानी परिवर्तन, चेंज। तो उपनिवेशवाद तथा समाज में बदलाव मतलब उपनिवेशवाद के साथ, उपनिवेशवाद की नीति, शासन करने की नीति के साथ समाज में जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में आज आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसके अध्ययन बिंदुओं में है, पहला पॉइंट, औद्योगिक क्रांति एवं अनगरीकरण। औद्योगिक क्रांति एवं अनगरीकरण। औद्योगिक क्रांति एवं अनगरीकरण। तो आज इस अध्ययन बिंदु को आप समझेंगे। बच्चों, जब भारत में उपनिवेश स्थापित हुआ, यानी ब्रिटेन ने भारत में उपनिवेश स्थापित करने की कोशिश की, शुरुआत की, प्रारंभ की, तो उसी समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हो गई। उसी समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हो गई। इससे पूर्व ब्रिटिश जो था वह भारत में राजसी परिसर और शिल्प केंद्र, व्यापारिक केंद्र और पूजा स्थल, धार्मिक स्थल और इसके साथ साथ आसपास के जो नगर थे उसे व्यवस्थित करने में, यानी उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा था। ब्रिटिश शासन जो था उस समय भारत का एक तरफ से बदलाव भारत में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और इस तरह से भारत में नए व्यापारिक केंद्र बने। और ये व्यापारिक केंद्र बच्चों ज़्यादातर तटीय थे, जो समुद्र तटों के किनारे स्थित थे। इस कारण समुद्र तटों के किनारे जो जितने भी शहर थे उनका नगरीकरण किया गया, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासक जो था वह अपने भारत के जो उपनिवेश स्थापित करने की कोशिश में लगा था। तो उसको व्यापार करने में या व्यापारीकरण करने में, सौंदर्यीकरण करने में काफ़ी आसानी होती, इसलिए जो भारत के तटीय क्षेत्र थे उनका उसने नगरीकरण किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फूट डालो और राज करो जैसी नीति को अपनाकर, फूट डालो और राज करो जैसी नीति को अपनाकर उस समय के निजामों, मुगलों और भी जो क्षेत्रीय शासक थे उनके ऊपर उन्होंने अधिकार करना आरंभ कर दिया और उन पर नियंत्रण करना भी आरंभ कर दिया। उसमें फूट डालिए और उस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लीजिए, ऐसी ब्रिटिश शासक की नीति थी। तो इसमें से ऐसे ब्रिटिश व्यापारिक केंद्रों को, उस समय ब्रिटिश व्यापारिक केंद्रों को, जो केंद्र थे, उन्हें कारखानों के नाम से जाना जाता था। और इन कारखानों को प्रतिस्पर्धा में जो जितने भी भारतीय कारखाने थे या उस समय जो और देशों के कारखाने थे, वह उनको मुकाबला करने में ब्रिटिश जो था वह आगे था। और यहाँ जो भारतीय नगर जो थे वह उच्च नगर जो थे, जिसमें मुंबई, मद्रास, ये महानगर के नाम से जाने गए और उनके द्वारा स्थापित कुछ ही उद्योग जो थे वो भारत में कुछ नाम मात्र के ही थे। और इसी प्रकार की दुर्बलताओं के कारण आधुनिक उद्योगों की शुरुआत
हमारे आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की कोशिश जो थी वह की गई। 1818 ईस्वी में कलकत्ता में पहले से ही सूती वस्त्र उद्योग था और बाद में मुंबई में भी सूती वस्त्र उद्योग विकसित किया गया और भारतीय उद्योगपतियों द्वारा सूती मिलें जो थी कपड़ा की वह मुंबई में स्थापित की गई और 19वीं शताब्दी तक इनकी स्थिति को और भी सुदृढ़ किया गया और विस्तार किया गया। अब चूँकि 1879 ईस्वी में भारत में सूती जो कपड़ों की जो मिलें थी उसकी संख्या लगभग 56 थी और यह आगे बढ़कर और भी ज़्यादा हुई। इसमें 43,000 से अधिक मजदूर काम करते थे। 43,000 से अधिक मजदूरों का व्यवसाय था इस कंपनी में और इसी प्रकार प्रथम जूट मिल जो थी वह एक अंग्रेजी व्यक्ति द्वारा जॉर्ज एलार्ड द्वारा सन 1855 में बंगाल में स्थापित की गई और यह जूट मिल जो थी बंगाल में काफ़ी विकसित हुई और बंगाल के निवासियों को एक रोज़गार मिल गया। वहाँ इस मिल में धीरे धीरे यह मिल बढ़ती गई और इस मिल में लगभग 20,000 से अधिक मजदूर काम करते थे। और इसी तरह बच्चों भारत में लौह इस्पात उद्योग जो था वह भी प्रारंभ हुआ। लौह इस्पात उद्योग प्रारंभ हुआ जमशेदपुर में टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, जमशेदपुर में टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग शुरुआत हुई। इसकी स्थापना सन 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा की गई है, जो आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। कुछ कंपनियां इनकी पश्चिम बंगाल और मैसूर में भी स्थापित थी। मशीनों पर आधारित उद्योगों के अलावा बागानों पर भी इनके काफ़ी नियंत्रण थे। यूरोपीय स्वामित्व थे बागान के उद्योग जैसे कि चाय, कॉफ़ी, नील। इसके जो उत्पादक थे इसमें यूरोपियों का ही स्वामित्व था। 18वीं शताब्दी के अंत में चाय का जो बागान था, चाय का व्यवसाय जो था बच्चों वह काफ़ी फूला फला और 1850 ईस्वी में असम की पहाड़ियों, दक्षिण भारत तथा हिमाचल की पहाड़ियों में चाय के बागान जो थे लगाए गए और चाय के व्यवसाय को काफ़ी प्रसिद्धि मिली, काफ़ी उन्नति मिली। और इसी समय में 19वीं सदी में 1930 के दशक में चीनी और सीमेंट का भी उद्योग का विकास हुआ। यह जो उद्योग था वह ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ था और 1858 में जो परिवर्तन आया बच्चों वह अंग्रेजी प्रशासनिकों ने सुविधा के अनुसार किया। अंग्रेजी प्रशासनिकों के सुविधा के अनुसार किया और इसमें रेलवे की प्रगति जो थी वह काफ़ी विकासपूर्ण थी। ब्रिटिश सरकार ने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे का आविष्कार किया, रेलवे लाइन बिछाने प्रारंभ की। लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में मुंबई के बोरीवली इलाके में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई और यह रेलवे लाइन जो थी वह यातायात में, व्यापार में काफ़ी सुविधा प्रदान की। मालों को, कच्चे माल को बंदरगाहों तक ले जाने में काफ़ी सहयोग मिला और इस तरह से कुछ निजी कंपनियों ने भारत के अन्य क्षेत्रों में भी रेलवे लाइन बिछाई गई और ये रेलवे लाइन करीब 4000 मील लंबी रेलवे लाइन बिछाई गई। इसमें केवल निजी कंपनियां ही नहीं बल्कि शाही एजेंसियों ने भी काफ़ी मदद की थी। और जब तक भारत में ये यातायात
का जो साधन था बच्चों, पहले जो था रेलवे लाइन के पहले बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इन्हीं सब का प्रयोग करते थे। तो इससे क्या होता था, सामान को लेके जाना पहुंचाने में काफ़ी दिक्कत आती थी। तो इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत में नगरीय क्षेत्र जो हैं उसमें रेलवे लाइन बिछाई जाए, जिससे उन्हें व्यापार करने में काफ़ी आसानी होगी। और आसानी भी हुई, लोगों को आने जाने में भी आसानी हुई, और सामान जो था, कच्चा माल जो था, उसे पहुंचाने में भी आसानी हुई। वो एक जगह से दूसरी जगह बंदरगाह तक आसानी से पहुंचा देते थे। और आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको दिल्ली में परिवर्तन जो हुआ उसे पढ़ाया जाए। धन्यवाद।